कैपेसिटस क्या होता है बच्चों? कैपेसिटस बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? जोर से जोर से जोर से, आवाज नहीं। गैप होता है, नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही है। जब हाँ, बोल बोल बोल। सर मतलब दो मेटल्स के बीच में गैप रहता है और वो कनेक्टेड रहता है सर्किट में। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर है क्या? Yes, sir. In the form of electric field is called as capacitor. Clear? और इसकी जो कैपेसिटी होती है, the capacity of a capacitor is called capacitance. करेक्ट है? कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, that ability या that capacity to store energy is called as capacitance of a capacitor. तो कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है। इन द सेम वे रेजिस्टर डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसका, रेजिस्टेंस मतलब ऑफर, जो ऑफर करता है वो, है ना, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। क्लियर है? Yes, sir. कैपेसिटर के ऊपर अगर हम नॉर्मल कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, किसी भी शेप की हो सकती है। नॉर्मली हमारे सिलेबस में जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मोस्टली, जिसपे एक प्लेट होता है प्लस क्यू चार्ज। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब देखो होता क्या है, इस प्लेट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी है चार्जेस स्टोर करने की। एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज ही स्टोर कर सकता है ना। तो सपोज क्यू अमाउंट का चार्ज इसने स्टोर कर दिया, बट मुझे इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज अगर करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं, इसके बाजू में रख देते हैं उस प्लेट को, और इस प्लेट के दूसरे साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज जो इस प्लेट पे है, ये इस न्यूट्रल प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करता है। करेक्ट है? जितना इसकी कैपेसिटी है इस चार्ज की प्लस क्यू की, उतने चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस करेगा न्यूट्रल प्लेट के और अट्रैक्ट कर लेगा, और उतने ही प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। और अर्थ को हम लोग हमेशा नेगेटिव मानते हैं, अर्थ का पोटेंशियल नेगेटिव अज्यूम करते हैं, जिसके कारण ये प्लस क्यू चार्ज ग्राउंड में चले जाते हैं, जिसको अर्थिंग बोलते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज यहां से ग्राउंड में चले गए, जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर अब टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो इस टोटल सिस्टम का चार्ज रिड्यूस हो गया, जिसके कारण इस प्लेट के ऊपर हम फर्दर चार्जेस ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण तुमने एक प्लेट का यूज करके इस वाली प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है टू स्टोर द चार्ज। इसलिए एक प्लेट की जगह हम लोग दो प्लेट यूज करते हैं। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? सेकेंड प्लेट का यूज करके हम बेसिकली उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अदरवाइज एक प्लेट से भी बना सकते हैं, बट दूसरी प्लेट अगर यूज करते हो तो उतनी ही जगह में ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हो, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकते हो, यानी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसलिए दो प्लेट का इस्तेमाल होता है। क्लियर है सबको? अब Yes. दो प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड जितने ज्यादा चार्जेस होंगे दोनों प्लेट पे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उतना ज्यादा दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। To remove this proportionally sign, we have used a constant denoted by capital C. तो Q is equals to C into V, हमारा फॉर्मूला बन गया कैपेसिटर का, where this capital C is called as capacitance, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैरेड।
बराबर। Yes, sir. SI यूनिट याद रखना, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, माइकल फैरेड के नाम पे है। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. अगर एप्लीकेशन की बात करें तो कैपेसिटर कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे फैन के अंदर कैपेसिटर होता है, पुरानी वाली ट्यूबलाइट के अंदर जो स्टार्टर होते थे वो कैपेसिटर होते हैं। और कहाँ पे? हमारे मोबाइल के अंदर की जो बैटरियां हैं उसमें भी कैपेसिटर्स होते हैं। हमारे लैपटॉप के या मोबाइल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो भी कैपेसिटर्स के अंदर जाके स्टोर करते हैं, बराबर। हमारे रेडियो के अंदर कैपेसिटर होता है, ओके। साइक्लोट्रॉन के अंदर कैपेसिटर होता है ना। तो कैपेसिटर ऐसा बहुत सारी जगह होते हैं, जहां भी तुम एनर्जी स्टोर करते हो वहां सब जगह कैपेसिटर्स होते हैं, ओके। रेडियो में ट्यूनिंग के लिए जो होता है वो कैपेसिटर होता है। आरसी सर्किट सुना होगा ना, एलसी सर्किट, सॉरी, सुना है क्या? Yes, sir. सर बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क है? बेटा बैटरी एक बहुत सारे कैपेसिटर्स को मिला के जो एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, दैट इज बैटरी। मिलियंस ऑफ sir. कैपेसिटर ऐड कर लेगा ना, क्योंकि एक बड़ा सा कैपेसिटर बनाने में उतनी मतलब उतना एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता। तो हम बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा के उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं, और जब बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड कर लेगा तो उसका कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जब मिलके वो बैटरी बन जाता है। समझ गया? हाँ सर, समझ गया। तो Q इक्वल्स टू C इंटू V सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर आता है सी, जो CET वाले बच्चे हैं, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो नीट वाले हैं आपको अच्छा आना चाहिए कैपेसिटर। मान के चलो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर पे, है ना। और जेई वाला तो अभी है ही नहीं अपना बैच, तो ज्यादा टफ लेवल का नहीं करा रहा हूं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, मतलब सिर्फ एक स्फीयर हमने कंसीडर किया जिसका रेडियस हमने कैपिटल आर अज्यूम कर लिया। हमको फाइंड आउट करना है ये कितना, इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटेंस कितना है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तुमने उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू दिया, ओके, ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्फीयर के ऊपर सेंटर में चार्ज प्लस क्यू देते हो और अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा की पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, बराबर। ये पूरा चार्ज सरफेस पे आने के बाद अगर मुझे पूछा जाए कि सरफेस पे पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? KQ by R. KQ बाय आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर, इतना पोटेंशियल सरफेस पे होगा। और हमको पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय V, यानी Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q ने Q को निपटा दिया, तो कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी कोई भी आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. अगर याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, आइडेंटिकल बॉल्स अगर बोल दिया उसने तो दोनों के रेडियस सेम हो गए, आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग ये वायर है। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। देन दिस कंडक्टिंग वायर इज रिमूव्ड। जैसे ही रिमूव करते हो तो क्या याद है कि ये चार्जेस इक्वली दोनों स्फीयर पे डिवाइड हो जाते हैं? Yes, sir. तो अब इसके ऊपर चार्ज हो जाता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और इसके ऊपर हो जाता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है क्या? बट इफ सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि अगर
दे आर नॉट आइडेंटिकल स्पीयर्स, और इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। जैसी वायर से कनेक्ट करोगे नो डाउट टोटल सिस्टम का चार्ज q1 प्लस q2 होगा, बट जब इस वायर को रिमूव करोगे तो अब ये चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनके रेडियस के रिस्पेक्ट से, बिकॉज जो कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। फर्स्ट वाली सिचुएशन में रेडियस सेम था इसलिए चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट अगर रेडियस सेम नहीं होता है तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। समझ गए? जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस होंगे, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा। क्लियर? Yes, सर और वो चार्ज फाइंड करने के लिए पोटेंशियल्स इक्वल करने पड़ेंगे ना? पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बात है, वायर से जैसे कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वो पढ़ेंगे अपन, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगला ही टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये वर्ड जरूर ढूंढ लेना कि चार्ज जो स्पीयर्स हैं वो आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं या नहीं है। आइडेंटिकल लिखा होना बहुत जरूरी है, नहीं हुआ तो फिर ये यहाँ पे कैपेसिटर में घुस जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब अगर बात करें तो हमारा स्पेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस आ गया 4πε0 इंटू r। अगर मैं सपोज एक ऐसा कैपेसिटर बनाऊं जो कि अर्थ के रेडियस के बराबर हो, एक काम करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैरेड। मुझे ऐसा कैपेसिटेंस बनाना है जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो, और अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ 1 फैरेड कैपेसिटी के लिए कैपेसिटर का रेडियस कितना होना चाहिए, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 बराबर है, एंड 1/4πε0 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹। यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है बच्चों? 6400 किलोमीटर, यानी इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कितना हो गया? 641213 मीटर, और ये रेस टू 9 है, तो क्या दिख रहा है? दिस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर। इसका मतलब तुमको ऐसा इस साइज का कैपेसिटर बनाना पड़ेगा जो कि अर्थ के 1000 गुना बड़ा हो, जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 1000 टाइम्स बिगर हो, तब जाके वो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस उसका हो पाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो 1 फैरेड एसआई यूनिट है, नो डाउट दिस इज द एसआई यूनिट, बट ये बहुत ही बड़ा यूनिट होता है जो प्रैक्टिकल पर्पस में यूज नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली माइक्रोफैरेड यूज करते हैं या पिकोफैरेड यूज करते हैं। क्लियर है क्या? 10⁻⁶ या 10⁻12 ये यूज होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है? 1 फैरेड। समझ गए क्या? yes, sir. है ना? Yes, अगर ये sir. डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आंसर टिक करके आना इसका कि 1 फैरेड कैपेसिटर बनाने के लिए, 1 फैरेड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाने के लिए व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर। सो आंसर इज 9 × 10⁹ मीटर का होना चाहिए रेडियस। कैसे आया वो दिखा दिया तुमको। ओके, एंड दैट विल बी 1000 टाइम्स greater than the radius of earth, which is practically not possible. Clear? Done? हो गया? लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट, अब आते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कि सपोज दो अलग अलग स्पेरिकल कंडक्टर, दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर्स। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसका पोटेंशियल आइसोलेटेड है, V1 पोटेंशियल है, इसका आइसोलेटेड पोटेंशियल V2 है। इसके ऊपर इनिशियल चार्जेस सपोज Q1 होंगे, इसके ऊपर इनिशियल चार्जेस सपोज Q2 होंगे। यहाँ तक क्लियर? हमने क्या किया? हमने इन दोनों आइसोलेटेड कंडक्टर्स को कनेक्ट किया एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से। जैसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे, इसका आंसर याद रखना नीट वालों, जैसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगी, बराबर है, सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सेम पोटेंशियल कब होगा? पहली बात तो अगर सपोज इनिशियली अज्यूम कर लें
कि V1 का पोटेंशियल ग्रेटर देन V2 का पोटेंशियल है, तो चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2। Q1 की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, Q2 की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और कब तक चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है ना। चार्ज क्यों फ्लो होते हैं? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों आइसोलेटेड स्फीयर, दोनों आइसोलेटेड कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगी। जैसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुई, चार्जेस का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, और उस समय पे इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन पोटेंशियल। दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया। उस समय सपोज इसके ऊपर अब चार्जेस रह गए Q1 डैश और इसके ऊपर चार्जेस रह गए Q2 डैश। क्लियर? अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। सही है क्या? Yes, sir. Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है। टोटल चार्ज कितना था सिस्टम का? चार्ज तो कहीं भी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट हुए हैं, मतलब मूव हुए हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज तो सिस्टम का Q1 प्लस Q2 ही है, और टोटल सिस्टम की कैपेसिटी C1 प्लस C2 ही है। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. yes, अगर Q1 की बात करें तो क्या Q1 को यहां से लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1 हो जाएगा, और Q2 को लिख सकते हैं क्या C2 V2? भाई Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है ना। सो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये भी हो सकता है फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल। हेलो, yes, sir. ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि ये नया वाला चार्ज बताओ कितना होगा, Q1 डैश, तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, C1 इंटू पोटेंशियल कितना हो गया अब V, एंड Q2 डैश कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय कॉमन पोटेंशियल V। करेक्ट है? यानी अगर हमसे पूछा जाए दोनों का रेशियो क्या है चार्जेस का, तो ये हो जाएगा कि उनकी कैपेसिटी का रेशियो। और कैपेसिटी का रेशियो अभी हमने पढ़ा था, आइसोलेटेड कैपेसिटर क्या होता है, 4πε0 इनटू R। यानी अगर बाय चांस ये स्फेरिकल दिए होते रेडियस R1 और रेडियस R2 के, तो क्या चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनके रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? Yes, sir. है ना? तो Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है कि टोटल रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चार्जेस का एडिशन विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, क्योंकि कहीं भी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है। तो जितना इनिशियल टोटल था फाइनल भी उतना ही टोटल रहेगा। बराबर है क्या? यहाँ तक किसी को Yes, डाउट sir. है? Yes, sir. लिख लिया क्या ये सब? Yes, अब होता क्या है कि जैसे V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा था, तो जब चार्जेस यहां से इस डायरेक्शन में गए, C1 से C2 की तरफ जब गए, तो वायर के थ्रू जा रहे थे चार्जेस, और वायर के थ्रू जा रहे थे, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस वायर के रेजिस्टेंस से टकराएंगे, टकराने के कारण कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी होगी। हमको क्वेश्चन आता है कि कितनी लॉस ऑफ एनर्जी हुई ये बताओ। नीट वालों को न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल फॉर्मूला दोनों भी आ सकता है। सीईटी का पता नहीं, फॉर्मूला आ जाएगा तो आ सकता है, वो चेक कर लेना भाई, पूछा है क्या आज तक, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी सीईटी का लेवल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी यहां तक लिख लिया। yes, sir. तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर मुझे निकालना है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है, मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी या फाइनल एनर्जी ज्यादा रहेगी? इनिशियल। इनिशियल। हाँ, क्योंकि फाइनल कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो कितने से एनर्जी लॉस हुई है अगर ये पूछा, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अगर तुमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि लॉस हुआ है।
बट क्योंकि हमको पता है लॉस हो रहा है इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल हम कर रहे हैं। अब देखो क्या इनिशियल एनर्जी को लिख सकते हो क्या कि इंडिविजुअली जब वायर से कनेक्ट नहीं किया था तो पहले वाले की एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर किसी को याद है क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर होती है, हाफ पता है CV क्या? स्क्वायर। राइट। तो इनिशियल जब इंडिविजुअल वायर कनेक्ट करने से पहले इंडिविजुअली कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इंडिविजुअली इतनी थी। इसमें से माइनस करके जब फाइनल निकालोगे तो दोनों वायर से कनेक्टेड हैं, तो हाफ C की जगह सिस्टम का कैपेसिटेंस अब हो गया C1 प्लस C2 और सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल हो गया V, तो V का स्क्वायर। क्या इतनी एनर्जी रहेगी? इतनी एनर्जी लॉस हुई? तो अगर जब भी न्यूमेरिकल आता है, अगर नीट वालों जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर लेना। बट अगर उसने फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो एलसीएम लेके ब्रैकेट वैकेट स्क्वायर स्क्वायर करके जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना, C1 C2 इंटू ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। ये पूरा जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को डिफरेंस निकाल के तो फाइनल आंसर ऐसा कुछ आता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, डायरेक्ट टिक करके आना है आंसर। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी C1 C2 इंटू ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फसिया? Yes, sir. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? हालांकि सबको फॉर्मूला आता होगा। क्या आंसर है? डायरेक्ट लिख दूं या डिराइव करूं? बोलो जल्दी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? दो प्लेट्स हैं, A नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दो प्लेट्स होती हैं, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जाती है, ये वाला ग्राउंडेड होता है, करेक्ट है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, दोनों प्लेट्स का एरिया ए होता है, इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि चार्जेस सेम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? E इंटू डी, E इक्वल्स टू V बाई डी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है, आना बोलो। Yes, sir. हमने Yes, पढ़ा है sir. कि ये दोनों प्लेट्स जो होती हैं कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, तो हमने गॉस लॉ के हिसाब से पढ़ा था कि कंडक्टिंग प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, नॉन कंडक्टिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और कंडक्टिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो V इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। क्लियर है? हमको ये भी पता है सिग्मा जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, करेक्ट है। यानी V इज इक्वल्स टू हो गया Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ओके। और कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, यानी Q डिवाइडेड बाय क्यू डी डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q ने Q को मार दिया तो हो गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इस तरह से कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर डिराइव होती है। तो C is equals to epsilon naught A upon D is the capacitance of a parallel plate capacitor. Clear? Yes, sir. रचिता, शिवांश, आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी क्या हुआ, फोन नहीं लगा क्या? सर उसका रेंज प्रॉब्लम है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? सर आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई नॉट कैसे लिखा, वो समझ में नहीं आया। बेटा ये जो होता है ये कंडक्टिंग प्लेट होती है और कंडक्टिंग प्लेट जो है वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हाँ नॉट। सर, याद आ गया, याद आ गया। नेक्स्ट, इसी में नोट डाल के नीचे लिखना कि अगर सपोज n नंबर ऑफ प्लेट्स लगी हुई हैं, है ना, क्वेश्चन आएगा कि n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं एक दूसरे को पैरेलल हैं, ऐसी n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ये nth नंबर की प्लेट है
और इसमें तुमने क्या किया कि अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया एंड सो ऑन। वैसे ही इसको इससे कनेक्ट किया और अगली वाली को अगली वाली से जो भी आएगी उससे कनेक्ट किया, ऐसे। और तुमसे पूछा जाए कि बताओ अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। n नंबर ऑफ प्लेट्स की अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो याद रखो, देखो याद रख लो, बट अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, मुझे बताओ दो प्लेट्स मिलकर कितने कैपेसिटर बनाती है? एक कैपेसिटर। तीन प्लेट मिलके कितने कैपेसिटर बनाएगी अगर अल्टरनेट को कनेक्ट कर दिया तो? यहां से एक और यहां से ऐसा कनेक्शन निकलेगा, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर हो गया तो 2C हो गया। अरे बराबर है। तीन Yes. प्लेट दो कैपेसिटर बना रही है, तीन प्लेट दो कैपेसिटर बना रही है। चार प्लेट कितनी बनाएगी? तीन। पांच प्लेट कितनी तीन। बनाएगी? चार। 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 तो n प्लेट्स कितनी बनाएगी? n-1। n-1। तो आंसर हो जाएगा n-1 एप्सिलॉन नॉट a/d। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So if alternate plates are connected together, then the capacitance of the arrangement will be n-1 epsilon naught a/d, n number of plates. ठीक है, हो गया? बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट अगला टॉपिक नीट वालों इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a compound dielectric। अब बीच में एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया हुआ है और हमसे पूछा है बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला और फिर उसके बहुत सारे अलग अलग केसेस आएंगे। तो सपोज ये हमारी दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रहेगा, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड किया, ये, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज के है। ठीक है, टोटल दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था कैपिटल डी, और ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका थिकनेस है सपोज स्मॉल टी। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हमसे पूछा जाएगा बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। अब देखो दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है? एयर के अंदर, या तो एयर या वैक्यूम होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? मीडियम वाली। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर चेंज हो जाती है ना, डिवाइड बाय के आ जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। Yes, sir. तो अगर मैं टोटल दोनों प्लेट्स, प्लेट ए और बी के बीच की बात करूं या प्लेट 1 और 2 के बीच की बात करता हूं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 विल बी पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन अ मीडियम हो जाएगा। और हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इंटू डी। डिस्टेंस इन एयर क्या दिख रहा है सबको? D माइनस टी। भाई ये और ये डिस्टेंस एयर वाला है तो टोटल डी में से टी निकाल दो तो एयर बचा। Yes, sir. और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इसकी थिकनेस कितनी है? टी। बराबर बराबर। फिर Yes, से sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में था, इंटू डी माइनस टी, प्लस मीडियम के अंदर क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अच्छा, यानी क्यू को लिख सकते हैं क्या? सिग्मा इंटू ए। क्यू सिग्मा sir. इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है ना। बस तो v को लिख लिया हमने सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सिग्मा कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, टक 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 गया। क्या बचा? क्या बचा? कहाँ लिखूं? ऊपर बचा a। क्या दोनों में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल के ऊपर भेज सकते हो? Yes, डिनोमिनेटर sir. में क्या बचेगा? d माइनस टी प्लस t बाय के। क्लियर? तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर।
ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ए एप्सिलॉन नॉट है। फॉर्मूला याद कैसे करोगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स में से माइनस कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थिकनेस, तो डी माइनस टी हो गया, प्लस उसकी थिकनेस को उसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके रचिता, Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में। नोट डाल के डिफरेंट केसेस। पहला केस, अगर सपोज तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मेटल स्लैब है, मेटल का स्लैब लगाया तुमने, मेटल स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? Infinity. इन्फिनिटी। इंसुलेटर का कितना होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। 0. जीरो। वाटर का कितना होता है? 81. 81 है ना, ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। एयर और वैक्यूम में से ज्यादा किसका होता है? Air. एयर का, क्योंकि एयर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है। तो अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए और वही फिगर में अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेटल स्लैब है, तो हमारा कैपेसिटेंस अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस के बाय इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, देयरफॉर आंसर इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। क्लियर है क्या कुणाल? कुणाल है Yes. क्या? समझ गए? समझ Yes, sir. गए? अच्छा, सेकेंड चीज ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है दोनों प्लेट्स के बीच में या डिक्रीज होता है? सोच के बोलो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर मतलब डी डिक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी ना तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा। किसी को लगता है क्या पोटेंशियल डिक्रीज होगा? जरा सोच के देखो, हमने डिराइव किया था तो डेरिवेशन में पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम आया था, बराबर है क्या? और इसको हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू इसका डिस्टेंस प्लस डी माइनस टी किया था, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इनटू टी। क्या मीडियम की जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो डिवाइड बाय के होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब कि ये भी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा? आया क्या समझ? Yes, sir. मयूरेश, हाँ सर समझ में। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ध्यान से, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, याद रखना पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो हमको पता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है। भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट करते हो तो चार्ज तो लॉस नहीं हो जाएंगे, तो ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, जिसमें से तुम्हारा V अगर डिक्रीज हुआ तो C को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, तुम्हारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, बराबर है? पहले सपोज तुम्हारी कैपेसिटी थी C, अब वो इंक्रीज होके C डैश हो गई, बट मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट भी करना है और मुझे कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करना है। फिर से, मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना है बट कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करना है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? D होता है ना, पता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर मैं D की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं? Yes, sir.
तो क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया और इसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो बताओ इस डी की वैल्यू को कितने से इंक्रीज करोगे ताकि कैपेसिटी स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद भी वही की वही रहे। समझ गए क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए Yes, क्या? sir. है ना? तो पहली बात तो ये तो पता होना चाहिए। कहाँ थे? तो when dielectric slab is introduced, क्या क्या हुआ जरा बताओ तो। पोटेंशियल का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बराबर। बट टू हैव द सेम कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एज बिफोर, जैसा पहले कैपेसिटेंस था अगर उतना ही रखना है तो वी मस्ट इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय, कितने से इंक्रीज करोगे? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं चलेगा या प्रूफ करूं? तुम जैसा बोलो वैसा। हमारा आंसर आएगा कि ये जो डिस्टेंस x जितने से इंक्रीज करना है उसकी वैल्यू हो जाएगी k-1 डिवाइडेड बाय k इंटू टी। इतनी वैल्यू से डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, तब जाके पुराना वाला कैपेसिटेंस एज इट इज रहेगा, अदरवाइज कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला याद? Yes, sir. अगर डिराइव करना है तो कभी खाली समय मिले तो खुद से डिराइव कर सकते हो। देखो आइडिया दे देता हूँ। पुराना वाला कैपेसिटर ज्यादा था, सॉरी नया वाला कैपेसिटर ज्यादा हो जाएगा, पुराना वाला कैपेसिटर कम रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 होना चाहिए, यानी नया वाला कैपेसिटेंस इक्वल्स टू पुराना वाला कैपेसिटेंस होना चाहिए। नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, Q अपॉन V, चार्जेस सेम, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? या एक काम करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलो क्या है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बराबर, ये क्या हो जाएगा? D माइनस टी डिवाइडेड बाय T बाय K। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? हाँ ना बोलते जाओ। पुराना वाला कितना है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। बट मुझे सेम कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या डिनोमिनेटर को D को इंक्रीज करना पड़ेगा? तो ये X से इंक्रीज किया, उसमें से T माइनस किया, प्लस T बाय K किया। क्लियर है क्या? डिनोमिनेटर कैसे आया? Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर को इक्वेट किया तो d प्लस एक्स माइनस टी बाय के इज इक्वल्स टू डी आ गया, दोनों साइड से डी कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू टी माइनस टी बाय के आ गया, t इज कॉमन तो k 1 माइनस 1 अपॉन के, यानी आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू टी इंटू ब्रैकेट k माइनस 1 अपॉन के। क्लियर है आंसर कैसे आया? हो गया प्रूफ। समझ गए? Yes, sir. तो इससे डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर देते हो तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद भी तुम्हारे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डन, बढ़े आगे। देख लिया? सर वो एक बार पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होता है वो बता दीजिए ना, क्योंकि अपना फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू ई डी से, तो अगर सर D मतलब छोटा हो गया तो फिर E बढ़ेगा ना सर, और फिर E छोटा हो बढ़ा गया तो तो फिर फिर से क्या चीज? सर अब अपने पास वो फॉर्मूला है ना V इज इक्वल टू ई डी V करके। इज इक्वल्स टू होता है, बट V इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल इन एयर प्लस पोटेंशियल इन मीडियम। हाँ सर। ये हो जाएगा E इन एयर इनटू थिकनेस कितनी हो जाएगी अब? D माइनस टी। हाँ सर। और ये हो जाएगा इन मीडियम इनटू इसकी थिकनेस T। हाँ सर। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और ये हो Yes. जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू T। ये तो अपन ने किया था। अगर मैं हाँ, सर। ब्रैकेट ओपन कर लूं तो क्या हो रहा है? सिग्मा
अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन निकालें तो क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये पोटेंशियल आ गया नया वाला। सर पुराना वाला पोटेंशियल कितना था, पुराना वाला पोटेंशियल था पूरा की पूरा एयर था, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर ये इनटू पूरा की पूरा डिस्टेंस डी था। जरा एप्सिलॉन हाँ नॉट सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सेम है, बट ये वाले ब्रैकेट को और ये वाले ब्रैकेट को जरा कंपेयर करना है, इसमें से कुछ ना कुछ टर्म डिफरेंस हो रहा है पहली बात, और जितना माइनस हो रहा है उसके कंपैरिजन में एडिशन तो कम हो रहा है ना, क्योंकि डिवाइड बाय के किया ना तूने। हाँ बराबर है सर। तो हमारा वो जो ब्रैकेट का टर्म है वो डी के कंपैरिजन में रिड्यूस हो गया ना, जिसके कारण हाँ जो सर। नया वाला पोटेंशियल है वो कम हो गया ना पुराने वाले से, इसलिए वी डिक्रीज हुआ। क्लियर। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी, एयर में जितनी होना चाहिए उतनी ही रहना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस कम हो गया अब एयर वाली का, और मीडियम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी रिड्यूस हो ही जाती है क्योंकि डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता ही है, हाँ बराबर, वो भी कम हो जाएगी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गई ना, हाँ सर। यस है सर। ना। यहां तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये कम हो गई है, तो इसलिए फर्क पड़ गया उसमें। ठीक है, यस सर। हो गया, बढ़े आगे। तो x इज इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन के इंटू टी, ये होता है आंसर। अब सपोज अगर हमको क्वेश्चन में दे दे थर्ड वाला पॉइंट लिखना है ना, नोट डाल के जो लिखा था अपन ने, कि ये हमारा कैपेसिटर था और कैपेसिटर में एक की जगह तुमने 2-4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिए, जैसे कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया और एक लगा दिया, सपोज 2 लगा दिया है ना, कितने भी लगा सकते हो। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी थिकनेस T2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी D है। बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एयर का डिस्टेंस कितना बच गया, T1 माइनस T2, समझ गए, जैसे D सर माइनस T था। टी माइनस टी वन प्लस टी टू होगा ना? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? डी में से T1 और T2 दोनों माइनस हो जाएंगे। फसिया चेक कर बेटा, है ना, रट्टा मारेगी तो ऐसे ही होता है। अब ठीक है फसिया, हाँ तो एयर इन डिफरेंस, एयर में का जो डिस्टेंस था वो कम किस किस से हो गया, T1 और T2, तो जितने डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस होते हैं वो सब माइनस हो जाते हैं डी में से, माइनस कर दिए दोनों, प्लस उनके थिकनेस को उन्हीं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता है। ओके क्लियर। Yes, sir. ऐसे अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4 ऐसे चलते रहेगा, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T1 T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, n नंबर ऑफ लगा दो। ठीक है, अच्छा सपोज हो गया, ये लिख लिया। यस सर। इसी में सपोज अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए सब कुछ बता देता हूं कि तुमने भर दिया इसको, है ना, एयर के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 थिकनेस T1 थिकनेस T2, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। D माइनस T1 माइनस T2, बट क्या देख रहे हो T1 प्लस T2 मिलके D के बराबर हो गया, अरे भाई T1 प्लस Yes, T2 sir. D के बराबर हो गया है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा D गायब हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, दिस इज योर आंसर। करेक्ट है। पे जा सकते हो एक बार वो हाँ, फॉर्मूला, क्या 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 पिछले साइड का फॉर्मूला एक बार लिख सकते हो क्या, इधर वो मिट गया था जल्दी। हम्म
हो गया? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, देन नेक्स्ट हेडिंग आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला है? हाफ सी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज E is equals to half CV square, है ना? इसके अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। क्या क्या अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे? Q स्क्वायर बाई 2C, है ना? Q is equals to CV का फॉर्मूला यूज करके अलग अलग फॉर्म। एक ये हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है QV बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर तुमसे कभी पूछे कि ये जैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक का होगा, जो सीईटी वाले बच्चे हैं, व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर पूछा जाता है, पूछते हैं ना? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है अगर एयर में है, और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो ये हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अगर मीडियम में रहा तो मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अच्छा, इसी फॉर्मूले का नीट वालों एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। अरे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर है ना, पूछ सकते हैं वो भी। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट सपोज आ गया तो तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो, या फिर एनर्जी का यूनिट पता होना चाहिए, जूल होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। जूल को लिख लोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, कैंसिल वैंसिल होके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना। डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शन में करंट दिया है या नहीं दिया है। अगर करंट के फॉर्म में होगा तो एप्सिलॉन नॉट का यूज करके निकालना कूलम्स लॉ से, समझे? Yes, sir. है ना? क्वेश्चन छोड़ के मत आना भाई, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सीईटी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आया तो। क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि अपोजिटली चार्ज होती हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, बराबर है क्या? हाफ ये के प्लेट ई नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर वो सिर्फ स्लैब के लिए है ना, मतलब वो ऐसा नहीं कि अगर वो गैप में है तो। क्या चीज? E equals to सर वो epsilon sigma upon epsilon naught। हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाँ, सिर्फ स्लैब के लिए है ना। किसके लिए है? हाँ हाँ, डाइलेक्ट्रिक Force। कांस्टेंट रहा बीच में तो, है ना? एयर की जगह हाँ, पानी सर। भर दिया ना बेटा तूने, तो के आ जाएगा ना हाँ, फॉर्म। और अगर कॉम्बिनेशन आए तो ऐसे तो। कॉम्बिनेशन है तो के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस अपन आगे करेंगे कि के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ओके। है ना? वो बहुत बहुत टेंशन मत ले, तू जेई का क्वेश्चन भी निकाल के आएगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हो गया, दो प्लेट्स हो गई। पॉजिटिव प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है? ये ए वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बी वाली की नेगेटिव है तो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जाएगी। क्लियर है? समझ गए? तो फोर्स ऑन प्लेट बी ड्यू टू ए, बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ए के कारण, कैसे निकालोगे? तुमको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ए हो जाएगा। तो चार्ज ऑन प्लेट बी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। सही बात है क्या? हम लोग फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? बी पे। और बी वाली प्लेट किसकी फील्ड में रखी हुई है? ए के। तो इसलिए ई ए, और बी के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू बी, तो क्यू बी इंटू ई ए। सही है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की डायरेक्शन की निकाल रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन की नहीं निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, बोलो, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, एक ही है डायरेक्शन में। सिग्मा को क्या लिख सकते हो? क्यू बाय ए, 2a एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर हो गया। क्या ये फोर्स की वैल्यू हो गई? समझ गए क्या? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ऑप्शन कौन सा रहता है उस पर डिपेंड करेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए, ये भी हो सकता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। where E is the electric field between the plates, है ना। दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या फिर ऊपर वाला। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बढ़े आगे, हो गया? खाना वाना खा लिया सब लोगों ने? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बोलो, दो प्रकार के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 एंड C2, तो 1/CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। सही है क्या? रेजिस्टेंस के उल्टा काम करता है Yes, sir. कैपेसिटर। और पैरेलल में अगर लगे रहे कि ये दो कैपेसिटर से एक दूसरे के पैरेलल में C1 एंड C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में C1 प्लस C2। करेक्ट है? करेक्ट है? Yes, sir. है ना। जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या सेम होता है, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो सेम रहेगा। जब पैरेलल में रहेंगे तो क्या सेम रहेगा, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल सेम रहेगा, बट चार्जेस अलग अलग फ्लो हो रहे होंगे। सही है? Yes, sir. डेरिवेशन बोर्ड के लिए किया होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V2 हो जाएगा ना, पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? Yes, sir.